दुनिया एक बड़े बदलाव की गवाही दे रहा है। सोचिए, ऐसा 28 फरवरी से पहले आप नहीं सोच सकते थे। ईरान के जो शहीद प्रमुख हैं ईरान प्रमुख खामनेई, उनकी शहादत हुई है, उनके पुतोह बहू की शहादत हुई है, पोती की शहादत हुई है, उसके बाद आपको बता दें दामाद की शहादत हुई है, बेटे की शहादत हुई है, और वो तस्वीरें बहुत मार्मिक है। वहीं 200 बच्चियां भी मारी गई थी। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया को ईरान ने अमेरिका के दादागिरी से मुक्ति दिला दी है। अमेरिका पूरी दुनिया में कोई परमाणु परीक्षण कर ले, कोई हथियार बनाए, कोई बिजनेस करे, वो सब पर प्रतिबंध लगा देता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया का मास्टर जो है वो अमेरिका है। भारत के साथ भी ऐसा किया गया था। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो प्रतिबंध झेलना पड़ा। ईरान के साथ भी यही हो रहा था। लेकिन सोचिए, ईरान ने कितनी रीढ़ की ताकत दिखाई है, और ईरान की सफलता, इस जीत के मायने बहुत बड़े हैं। ये ईरान की जीत नहीं है, ये दुनिया के हर उस देश की जीत है जिसको कोई दबाता है, जिसके साथ लगता था कि मजबूत देश उस पर हमला कर देगा। खामनेई ने ईरान को वहां पहुंचा दिया है जहां सुपर पावर वो बन गया है, और ट्रंप ने अमेरिका को सुपर पावर से खाक में मिला दिया। ये अंतर है ट्रंप में और खामनेई में। जब मैं कह रहा हूं कि ये ईरान की जीत नहीं है, पूरी दुनिया की जीत है, कैसे समझिए। आप सोचिए, इससे पहले 28 फरवरी से पहले दुनिया का कोई देश था जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बोल सकता था? इजराइल सरेआम फिलिस्तीनी बच्चों को मार रहा था, महिलाओं को मार रहा था, बुजुर्गों को मार रहा था, बमबारी कर रहा था। यूनाइटेड नेशन में 100 देश उसके खिलाफ वोटिंग करते थे, इजराइल के खिलाफ। लेकिन किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़े। चीन भी तमाशा देख रहा था, रूस भी तमाशा देख रहा था। एक यमन के लड़ाके हूती और लेबनान का लड़ाका हिजबुल्ला, ये दोनों सामने आए थे, लेकिन ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ईरान ने तब कहा था कि ये गलत हो रहा है, ये युद्ध रुकना चाहिए। उसके बाद सोचिए, इजराइल का इतना मन बढ़ गया, और अमेरिका ने तो बाकायदा, सोचिए ये क्यों दुनिया की जीत है, अमेरिका ने बाकायदा वेनेजुएला, एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, और दुनिया देखती रह गई। न चीन कुछ बोला, न रूस कुछ बोला। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, फिर उसने कहा मैं क्यूबा पर कब्जा करूंगा। भारत के बारे में अनाप शनाप बयान देता था। ईरान पर उसने 45 साल से प्रतिबंध लगा रखे थे। लेकिन सोचिए, 45 साल के दौरान खामनेई ने ईरान को वहां पहुंचा दिया है जहां से वो सुपर पावर है, और वो विज्ञान के दम पर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दम पर। ईरान में 99% लोग पढ़े लिखे हैं, 95% लोग PhD हैं, और 75% महिलाएं वहां विज्ञान पढ़ती हैं, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बनती हैं। ये है ईरान की असली ताकत। और इसी वजह से ईरान ने सस्ते ड्रोन, सस्ते मिसाइल और सस्ता एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, और उसका नतीजा है कि अमेरिका ईरान के हवाई क्षेत्र में, मतलब उसमें ईरान पर बमबारी अब करने से बचता है, क्योंकि वो उसको मार गिराता है, उसके जेट को। 50 जेट गिराए हैं, 16 से ज्यादा युद्धपोत डूबे हैं। सोचिए, खाड़ी देशों में जितने सैनिक अड्डे थे सब तबाह। खाड़ी देश चाहते तो थे कि फिलिस्तीन की मदद करें, वो वहां राशन नहीं पहुंचा पाते थे। इजराइल इतना बड़ा तानाशाह था कि वो राशन नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन सोचिए, अब सारा का सारा खाड़ी देश एकजुट हो रहा है, कह रहा है कि वक्त आ गया है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। तुर्की कह रहा है, कतर कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात कह रहा है। क्यों कह रहा है? पहले सबको डर था कि अगर इजराइल से लड़ेंगे, इजराइल से लड़ना मतलब अमेरिका से लड़ना। अगर हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे तो अमेरिका हम पर हमला कर देगा। यहां तक कि अमेरिका ने एशिया के इन तमाम खाड़ी देशों को गुलाम बना रखा था। तेल का कुआं उनका, देश उनका, लेकिन उनको तेल डॉलर में बेचना पड़ता था, और जिसने विरोध किया उसको खत्म कर दिया। पहले सद्दाम हुसैन का अमेरिका ने इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, और जब सद्दाम हुसैन ईरान से हार गया, और जब उसने अमेरिका की चाल समझी, तो सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। और बहाना क्या बनाया कि उसके पास जैविक हथियार है। यह भी झूठ था। गद्दाफी, जो अमेरिका की बात नहीं मानता था, कम्युनिस्ट माइंड का था, वो रूस, चीन के साथ दोस्ती रखता था, नॉर्थ कोरिया के साथ, गद्दाफी को मार दिया। उसके बाद खाड़ी देशों ने लगभग सरेंडर कर दिया था। एक ईरान था जो लगातार
अमेरिका से लड़ता रहा, 45 साल तक वो तैयारी कर रहा था और वो तैयारी आज दुनिया के सामने है। और अब खाड़ी देश कह रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है अमेरिका की, अमेरिका अपनी रक्षा नहीं कर पाया ईरान से। अमेरिका की साजिश क्या थी कि खाड़ी देशों से ईरान पर हमला करवाएंगे और हथियार भी बेचेंगे और कब्जा भी कर लेंगे तेल और गैस पर। उसके बाद क्या होता, पूरी दुनिया में अमेरिका की मोनोपोली होती और इजराइल की मोनोपोली होती। एक झटके में ईरान ने, खामनेई ने अपनी शहादत देकर, सोचिए 45 साल में उस बंदे ने ईरान को सुपर पावर की कतार में खड़ा करा दिया। अब पूरी दुनिया का डेफिनेशन बदल गया है। अब दुनिया में कोई भी किसी पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसीलिए ईरान के लिए आज खामनेई की शहादत पर पूरी दुनिया उस नेता के लिए कह रही है कि उसने अमेरिका के खिलाफ ईरान को खड़ा कर दिया। वो ताकत, ये होता है एक नेता की पहचान, नेशन बिल्डिंग नेता, इसको लीडर बोलते हैं, जो राष्ट्र को बनाए, हवाबाजी ना करे। और अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया, एक अमेरिका की जो प्रतिष्ठा थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, चीन और रूस को भी लगता था कि अमेरिका से बड़ी ताकत है, उसको घुटने पर ला दिया। और पूरी दुनिया में अब अमेरिका के हथियारों की कोई अहमियत नहीं है, उसकी बातों पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। लगता है जैसे आदमी राष्ट्रपति नहीं है, कोई नुक्कड़ का हंसोर है। बेवजह की बयानबाजी, झूठ बोलना, फ्रॉड बोलना, दुनिया को धमकी देना। सोचिए अब तक जो अमेरिका ने कमाया था उस सबको खाक में मिला दिया, ये स्थिति है। लेकिन इजराइल की स्थिति और बुरी होने वाली है। अब इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। अब कोई भी खाड़ी देश उसको बकसने के मूड में नहीं है। और फिलिस्तीन के साथ जो इजराइल ने किया है, देर सबेर 1 करोड़ इजरायलियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सोचिए कोई देश एक नेता की सजा पूरा भुगतना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आया, कहा मागा, मेक ग्रेट अगेन अमेरिका, या मेक अगेन ग्रेट अमेरिका का उसने नारा दिया। नतीजा क्या है, दुनिया के सामने है कि आज अमेरिका के साथ कोई खड़ा नहीं है। न यूरोप है, जो नाटो नहीं है, जो उसके पीछे पीछे घूमता था यूरोप, ब्राजील नहीं है, मैक्सिको नहीं है, एशिया का कोई भी देश नहीं है उसके साथ। और इजराइल का क्या होगा समझिए। और सोचिए खामनेई की शहादत पर पूरी दुनिया से नेता वहां जा रहे हैं। ईरान ने अपने आप को वहां खड़ा किया है, पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया से निकाला है। जो मुसलमान और इस्लाम को लेकर दकियानुसी बातें करते थे, उसको बताया है कि ईरान ने विज्ञान की ताकत को कैसे आत्मसात किया है, साइंस को कैसे। तो ये अगर आप इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, ये युद्ध कई मायनों में अहम है। एशिया के लिए बहुत अहम युद्ध है। सोचिए सारे संसाधन एशिया में है, तेल और गैस। और अमेरिका क्या कहता है, ये तीसरी दुनिया का देश है। आज दुनिया में 2-2, 3-3 सुपर पावर, चीन, रूस, ईरान, भारत एशिया में है। हमें जरूरत है भारत को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, अमेरिका के साथ नहीं और इजराइल के साथ नहीं। और ईरान हमेशा से, सोचिए ईरान के बारे में एक और बात बता दूं, आप उसको सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। ईरान एक नैतिकता वाला राष्ट्र है। उसने कहा मैं ग्रीनलैंड की लड़ाई लड़ूंगा, क्यूबा की लड़ाई लड़ूंगा। पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट में कभी ईरान खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं आया। यहां तक कि हमसे चाबहार बंदरगाह भारत चलाता था। लेकिन बीच में भारत ने इजराइल के पक्ष में हम हमेशा फिलिस्तीन के साथ थे। हमारी विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ थी, खाड़ी देशों के साथ थी। लेकिन सोचिए एशिया में कितना संसाधन है, तेल और गैस सारा एशिया में है। अगर एशिया के देश एक मंच पर बैठकर और बड़ा गठबंधन बनाए तो एशिया का संसाधन से यूरोप और अमेरिका, सोचिए सारे खनिज अफ्रीका में हैं। उन्होंने अब रोक लगा दी। यूरोप बना अफ्रीका के सोने से और अमेरिका बना खाड़ी देशों के तेल से, पेट्रो डॉलर। सोचिए सारे खाड़ी देशों का तेल का कारोबार अमेरिका करता है। तो ये ईरान ने रास्ता दिखाया है कि एशिया के जो देश हैं वो एक साथ आए, एशिया में गरीबी खत्म हो सकती है। और गरीब 2 ही 3 देश रह गए यहाँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन तीनों देशों के लिए इसमें बड़ा सबक है कि आपको विज्ञान की तरफ जाना होगा, आपको तकनीक की तरफ जाना होगा, एजुकेशन की तरफ जाना होगा, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाना होगा। और अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है और इजराइल तो आतंकी देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशन में मुरलीधर ने कहा है, जो भारतीय मूल के हैं और वहां बड़े पद पर हैं। क्योंकि इजराइल ने जेनोसाइड किया है, अपराध किया, ये सच्चाई है।
आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और खामनेई की शहादत पर पूरी दुनिया के नेता वहां जा रहे हैं, पूरी दुनिया गमजदा है और देख रहा है कि एक इंसान ने कैसे इंसानियत के लिए, मजलूमों के लिए, फिलिस्तीन के लिए अपनी कुर्बानी दी है। अगर ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन न होते तो अमेरिका उस पर कब्जा कर लेता। कोई राष्ट्र तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके पास आधुनिक तकनीक होंगे और हथियार होंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।